जब घृणा का आतंक और नाच समाप्त होगा, जीवन शांति की धुरी पर एक नए रूप में चल पड़ेगा। तुम्हारा प्यार यादगार भरे धन्यवाद देगा उन शहीदों को जो बहादुरी से संघर्ष करते रहे। मेरे शहीद बेटों के खून को याद रखना। दिल में देशभक्ति का अलग जगाती ये पंक्तियाँ नाइटिंगेल सरोजनी नायडू की हैं। जी हाँ, वही सरोजनी नायडू जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। महान कवित्री और वीरांगना सरोजनी नायडू, नारी मुक्ति की समर्थक सरोजनी नायडू की कहानी सरोजनी नायडू की जुबानी। I shall now request Bulbul-e-Hind, the Nightingale of India, to address us not in prose but in poetry. Mr. Chairman, the manner of your calling me is not constitutional, it is poetic. It reminds me of some lines of a Kashmiri poet who said, Bulbul ko gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangeen tabiyaton ko range sukhan mubarak. ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुंचूं नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। ये खूबसूरत पंक्तियां भारत कोकिला सरोजनी नायडू की हैं, जिन्हें हम विशेष रूप से राष्ट्रीय नेता और नारी मुक्ति की समर्थक के रूप में याद करते हैं। जब भी राष्ट्र के उद्धार और स्वतंत्रता संग्राम की दास्तां दोहराई जाती है, तब सरोजनी नायडू के संघर्ष, राष्ट्र की आजादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाली कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर सरोजनी नायडू को याद किया जाता है। श्रम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण, हो चुका जागरण अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। देश की आजादी को प्रेरित करती ये चंद पंक्तियां याद दिलाती हैं एक दौर की जिसे स्वर कोकिला सरोजनी नायडू ने जिया है। सरोजनी नायडू वो चिंगारी हैं जिन्होंने आजादी की अलख जगाई। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को भारत के हैदराबाद नगर में हुआ। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी साइंटिस्ट थे और उनकी मां सुंदरी देवी एक कवित्री। The greatest thing about him was a tenderness towards humanity, and all humanity seemed to have been rolled up in one inside him. Rabindranath Tagore once, traveling with him, he met him on the train, and he wrote in his hungry stones
about my father. I didn't know it was about my father. I had read the Hungry Stones earlier. Said, do you know the man in the train whom I mentioned as being most important for the dispenser of all things? I said, no, I certainly don't. But that is your father. Oh, God, I said, what a wonderful description of father. बचपन से ही सरोजनी बेहद ही प्रतिभाशाली थी। उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है। केवल 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत अच्छे अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। छोटी उम्र में ही एक कवित्री की छवि उनमें दिखने लगी थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नाम की कविता की रचना की। Early age, she wrote poetry. Well, she wrote verse really to start with, but it was a kind of a raw effort. But the rawness was full of the promise of a ripeness. Now, I'd like to give you an example of what she wrote when she was 14 years old. My birthday, oh, this day, I am 14. Childhood's years and golden wings have fled. Right many a grateful blessing have I seen. Purest joys on me their luster shed, as flew those years over my happy head. My joys were not what joys to childhood seem. Not on unthinking sports my soul was fed, but nursed it was on many a brighter theme. Lofty, high ideas formed my radiant dream. Now you see how distinctly full of promise this poem is. इसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गईं, जहां उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में और उसके बाद कैम्ब्रिज के गर्टन कॉलेज में पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रहीं। सरोजनी नायडू आज की महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सरोजनी नायडू की कहानी लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महान देशभक्त वीरांगना सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू जितनी मेधावी छात्रा थीं, उतनी ही महान कवित्री भी। सन 1905 में गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से उनकी कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद दूसरा और तीसरा, बर्ड ऑफ टाइम और साथ ही ब्रोकन विंग्स, ये दोनों संग्रह जब प्रकाशित हुए तो सरोजनी नायडू को दुनिया की महान कवित्रियों में लाकर शुमार कर दिया। कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई के दौरान उनके अध्यापकों में इस बात का अंदाजा हो गया था कि सरोजनी कोई आम लड़की नहीं है, उनमें एक अलग ही प्रतिभा है। सरोजनी पढ़ाई के अलावा अपना ज्यादातर वक्त प्रकृति के समीप रहकर बिताती थीं। मानो वो प्रकृति से कुछ आत्मसात कर रही हों। उनकी कविताओं का पहला कलेक्शन गोल्डन
थ्रे शोल नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनके दूसरे और तीसरे कविता का कलेक्शन बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग्स ने उन्हें एक फेमस कवित्री बना दिया। इन्हें भारतीय और अंग्रेजी साहित्य जगत की स्थापित कवित्री माना जाता था, लेकिन उन्होंने खुद को कभी भी कवित्री नहीं माना। सितंबर 1898 सरोजनी नायडू इंग्लैंड से लौटी तो उनका विवाह दिसंबर 1988 में डॉक्टर गोविंदराजुलु नायडू के साथ हो गया। हैदराबाद में जन्म लेने की वजह से सरोजनी ने हिंदू इस्लामिक कल्चर को बहुत ही अच्छी तरह से अपनाया हुआ था। ये वो दौर था जब इस यंग कवित्री के मन में एक सेकुलर इंडिया की छवि उभरने लगी थी। अपनी कविताओं के संग्रह में रोमांटिक कविताएं लिखने वाली सरोजनी अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उतरने के लिए आतुर हो रही थी। सरोजनी के लिए देश को आजाद करने की ललक तो बचपन से ही थी, लेकिन उसी सही स्वरूप दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी से सरोजनी की मुलाकात साल 1914 में लंदन में कराई थी। गांधी जी से पहली बार मिलने के बाद सरोजनी नायडू का अधिकतर वक्त राजनीतिक कार्यों में ही बीतने लगा। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी महान देशभक्त वीरांगना सरोजनी नायडू के संघर्ष की कहानी जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरोजनी नायडू जहां एक महान कवित्री थी, वहीं वो नारी मुक्ति की समर्थक भी थी। देश में स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठने लगी थी। ये वो दौर था जब सरोजनी नायडू एक तरफ तो हाथ में तिरंगा लिए देश पर मर मिटने के लिए निकल पड़ी थीं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में कांग्रेस की प्रमुख बनकर महिला सशक्तिकरण को एक नई आवाज दे रही थीं। दिसंबर 1917 में सरोजनी ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए डायरेक्ट एक्शन लिया। उन्होंने महिलाओं में अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते शिकंजे और अत्याचारों को खत्म करने के लिए उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू से मिली, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने सरोजनी को एक स्मार्ट वुमेन के तौर पर देखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जलियांवाला बाग कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। सरोजनी भी इससे अछूती नहीं रही। इस घटना के बाद सरोजनी नायडू ने एक सौगंध जरूर ली कि वो देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगी। साल 1921 में लंदन की भी एक जनसभा में उन्होंने अपने भाषण से वहां उपस्थित सभी लोगों को भारत के दर्शन कराए।
अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वो अध्यक्ष बनी। उन्नीस सौ 32 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। वो गांव-गांव घूमकर लोगों के बीच देश प्रेम का अलख जगाते हुए लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाती थी। उनके ओजस्वी भाषण जनता के हृदय को झकझोर देते थे। उनका भाषण सुनकर लोग देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। वो कई भाषाओं की प्रकांड विद्वान थी। वो उपस्थित जनसमूह की समझ के अनुरूप अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और गुजराती में भाषण देती थी। I shall now request Bulbul-e Hind, the Nightingale of India, to address us not in prose but in poetry. Mr. Chairman, the manner of your calling me is not constitutional, it is poetic. It reminds me of some lines of a Kashmiri poet who said, Bulbul ko gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangeen tabiyaton ko range sukhan mubarak. समय बीतने के साथ वो कांग्रेस की प्रवक्ता बन गईं। आंधी की तरह वो देश भर में घूमती और स्वाधीनता का संदेश फैलाती। सरोजनी नायडू की राजनीतिक यात्रा लगभग 24 साल की आयु में प्रारंभ हुई। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही महिला स्वशक्तिकरण आंदोलन शुरू कर दिया था। वो स्वतंत्रता संग्राम का झंडा हाथ में उठाकर देश के लिए मर मिटने निकल पड़ी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की प्रमुख बनकर महिला सशक्तिकरण को बल दिया। सरोजनी नायडू गांधी जी से बेहद प्रभावित थी। उनकी सक्रियता के कारण देश की असंख्य महिलाओं में आत्मविश्वास लौट आया और उन्होंने भी स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी सक्रियता से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनकी सक्षमता के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुँचूं नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। तारों तक पहुँचने के लिए ऊपर उठने की ये भावना सरोजनी नायडू के साथ हमेशा रही। सरोजनी नायडू को खास तौर से राष्ट्रीय नेता और नारी मुक्ति की समर्थक के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रीय नेता होने के कारण उन्हें हमेशा देश की राजनीतिक निर्भरता की चिंता रहती थी और एक नारी होने के कारण वो भारतीय नारी की दुखद स्थिति से परिचित थी। नारी के प्रति हो रहे अन्यायों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। नारियों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखने वाली सामाजिक व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया। देश के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली इस देशभक्त कवित्री ने 2 मार्च सन 1949 को अपनी आखिरी सांस ली। सरोजनी नायडू की जब मृत्यु हुई तो उस समय वो राज्यपाल के पद पर ही थी।
लेकिन उस दिन मृत्यु तो केवल देह की हुई थी। मेरे जीवन की क्षुधा नहीं मिटेगी जब तक, मत आना है मृत्यु कभी तुम मुझ तक। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सरोजनी नायडू आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उनका आजादी के लिए योगदान हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट जी की दोस्त और गांधी जी की सबसे प्रिय इस शिष्या ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, देश को अर्पण कर दिया। देश आज चाहे कितना भी बदल गया हो, मगर इस महान देशभक्त वीरांगना कवित्री को आज भी सम्मान की नजरों से देखता है। लोगों के दिलों में सम्मान आज भी कम नहीं हुआ। आज भी सरोजनी नायडू करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।